तो आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, एक तो ऋग्वैदिक और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल जो है, सबसे पहले हम इसमें थोड़े से क्वेश्चंस का विश्लेषण करेंगे, क्वेश्चंस किस तरह के आए हैं, उसके बाद हम टॉपिक पे चलेंगे। तो देखिए, प्रश्न जो है, आर्य शब्द इंगित करता है, यानी कि आर्य शब्द से ही क्या तात्पर्य है। आर्य शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह को, भाषा समूह को। क्लासिकल संस्कृत में आर्य शब्द का क्या अर्थ है। ऋग्वेद क्या है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। ऋग्वेद में निम्नांकित नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। ये नदियों से संबंधित प्रश्न हैं। ये नदियों की लिस्ट बनाई गई थी, पूछे गए क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन है यहाँ से। बोगज कोई क्यों महत्वपूर्ण है। कौन सा ईरान से भारत के आर्यों के संबंध आने की सूचना देता है। 14वीं सदी का एक अभिलेख जो वैदिक देवताओं का वर्णन करता है। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तो ये प्रश्न है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, और ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच क्या अंतर विद्यमान था। तो इस तरह के क्वेश्चन है। आपने इन क्वेश्चंस का जो मेन फोकस है वो किस चीज पे है कि आर्य जो थे उनका मूल निवास स्थान क्या था। आर्यों की जानकारी हमें किससे मिलती है, वैदिक साहित्य से मिलती है। इनमें सबसे प्राचीन जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसमें सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। ऋग्वेद, ऋग का अर्थ होता है छंदोबद्ध रचना। ऋग का अर्थ क्या होता है, छंदोबद्ध रचना। तो ऋग, और इसमें जो श्लोक लिखे गए हैं उनको कहा गया सूक्त। सूक्त का अर्थ क्या हो गया, सुधन उक्त, यानी अच्छी तरह से बोला गया। उक्त माने कहना, अच्छी तरह से बोला गया। तो ऋग्वेद जो जो वैदिक काल है, वैदिक काल, उसको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ऋग्वैदिक और दूसरा उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक आर्यों के बारे में जो हमें सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है, उसका एकमात्र स्रोत क्या माना जाता है, ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, और उसी से इनके जो आर्य हैं उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक विस्तार आदि की जानकारी मिलती है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि ऋग्वेद को लिखने वाले कौन थे। तो ऋग्वेद को जो लिखने वाले थे वो अपने आप को आर्य कहा करते थे। आर्य का मतलब होता है संस्कृत में श्रेष्ठ या उत्तम। आर्य, तो आर्य कौन थे। आर्य कोई ना तो भाषाई समूह है और ना ही कोई जनजाति या जाति आधारित समूह है। आर्य का मतलब सिर्फ होता है श्रेष्ठ व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति, इस तरह से। तो आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की अभी खोज तो हुई नहीं थी, और भारत में जो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1924 में पूरे तरह से क्लियर होती है। लेकिन जो हमारे पास साहित्य था, वेद थे, उपनिषद थे, पुराण थे, ब्राह्मण ग्रंथ थे, तो उनसे आर्यों के संबंध में पहले से ही जानकारी काफी ज्यादा थी। लेकिन आर्यों के निवास स्थान को लेके एक बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी धारणाएं दी। तो उन्हीं बहुत सारी धारणाओं में से कुछ धारणाएं इस प्रकार हैं। क्योंकि आर्यों का मूल निवास स्थान सभी आरंभ से ही एक विवादास्पद विषय बना हुआ है। तो आर्यों के बारे में सबसे पहले, क्योंकि कश्मीर, मूजवंत, इसमें हिमवंत का उल्लेख है। हिमवंत मतलब हिमालय प्रदेश, हिमालय, और मूजवंत हिंदुकुश। तो कुछ विद्वान जैसे कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र, उन्होंने क्या, LD कल्ल से हो गया कश्मीर। ब्रह्मर्षि देश, ये ब्रह्मर्षि देश जो होता है वह आपके गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र को कहा जाता है ब्रह्मर्षि देश या अंतर्वेदी क्षेत्र।
तो ये गंगानाथ झा ने कहा। उसके बाद सप्त सिंधु प्रदेश, अविनाश चंद्र दास। जो हड़प्पा का क्षेत्र था, वही क्षेत्र किसका भी था? आर्यों का भी था। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ लोगों ने यह बात कही कि आर्यों का जो आध्यात्मिक प्रकार का ज्ञान है वो वेदों में है, और जो उनकी भौतिक संस्कृति है वो हड़प्पा संस्कृति मानी गई। अब मुल्तान एक क्षेत्र है पाकिस्तान में, DS त्रिवेदी ने कहा है। दक्षिणी रूस आपका गार्डन चाइल्ड ने कहा है। मध्य एशिया मैक्स मूलर ने कहा है। बाल गंगाधर तिलक ने एक किताब लिखी, द आर्कटिक होम ऑफ वेदाज, द आर्कटिक होम ऑफ वेदाज। तो उन्होंने उस किताब में बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि उनका मूल निवास स्थान कहाँ पे है? वो उत्तरी ध्रुव के आसपास का क्षेत्र। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद में लंबी रात्रि और लंबे दिन, दीर्घ रात्रि और दीर्घ दिवस का उल्लेख है, और ऐसा कहाँ होता है? उत्तरी ध्रुव वाले और दक्षिणी ध्रुव वाले क्षेत्रों में होता है। तो दक्षिणी ध्रुव का तो कोई मतलब ही नहीं है, उत्तरी ध्रुव के आसपास वाला उनका क्षेत्र निवास स्थान रहा होगा, वहीं से उनका भारत में आगमन हुआ। दयानंद सरस्वती ने भी तिब्बत क्षेत्र को, ये दयानंद सरस्वती और उन्होंने तिब्बत क्षेत्र को, ऐसे ही जर्मनी को हर्ट और डैन्यूब घाटी को पी गाइल्स ने क्या कहा कि यह आर्यों के मूल निवास स्थान हैं। मूल निवास स्थान को लेके जो आपका जो मूल निवास स्थान को लेके जो विचार विमर्श है वह फिर भाषा की तरफ मुड़ गया। कुछ विद्वानों ने ऐसा कहा कि जो भारत की जो संस्कृत भाषा है उसका संबंध यूरोपीय की लैटिन है, जर्मन है और कई भाषाओं से देखा जा सकता है। तो फिर एक अवधारणा निकल के आई, भारोपीय भाषा परिवार। कौन सा? भारत और यूरोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। क्योंकि भाषा का विकास बहुत समय में होता है और इसीलिए यह एक प्राचीन उनके परंपरा को जानने में सबसे ज़्यादा सशक्त मानी जाती है। तो प्राचीन तो एक भारत क्या हुआ, भारोपीय भाषा परिवार की अवधारणा निकल के आई। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने यह बात रखी कि भारत की जो संस्कृत है और जो संस्कृत से जुड़ी भाषाएं हैं और यूरोप की जो भाषाएं हैं उनका उद्गम स्रोत एक ही है, और वहीं से क्या है इनका फिर बिखराव हुआ है और स्थानीय भाषाओं के साथ मिलकर इनकी बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन इनका मूल जो क्षेत्र था वो एक ही था। तो इसी बात को लेकर मैक्स मूलर महोदय ने मध्य एशिया क्षेत्र को सबसे पहले सिद्धांत दिया कि आर्य जो थे वो कहाँ थे आए थे? मध्य एशिया क्षेत्र के रहने वाले थे। हालांकि रूस से लेके बहुत सारे मध्य एशिया के क्षेत्र, मध्य एशिया बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें पामीर का पठार भी एडवर्ड ने कहा है, पामीर पठार है, पामीर का पठार है, उसको एडवर्ड ने कहा है कि वह क्या था? आर्यों का मूल निवास स्थान था। ऐसे ही जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक और है वो है आपका किर्गिज मैदान। ये ब्रैंडस्टीन ने कहा है। किर्गिज मैदान, तो मध्य एशिया में भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उचित माना जाता है वो किर्गिज मैदान ब्रैंडस्टीन का माना जाता है। तो भारोपी भाषा परिवार ने इस बात को क्या है और भी कुछ साक्ष्य धीरे धीरे करके प्रकाश में आए। इसमें एक मैं आपको बताऊं तो एक जो साक्ष्य है वह ये बताते हैं कि ईरान से भारत में आर्यों का आगमन हुआ, और इस बात के यानी कि मध्य एशिया से आर्यों का आगमन भारत में होता है। कई सारे एग्जाम्पल और भी देखने को मिलते हैं, उन्हीं से ये प्रश्न आया है बोगज कोई अभिलेख वाला। तो मैं आपको बताऊं जो भारोपी भाषा का जो पहले शब्द जो मिले वो मिले थे आपके इराक में, एक अगेड वंश था, इसका अभिलेख पटिया पे लिखा मिला हुआ है, पटिया पत्थर की पे। उसमें सबसे पहले अरिसेन और सोमसेन जैसे भारोपी भाषा के शब्दों का प्रयोग है। ये लगभग जो ये अगेड वंश का जो अभिलेख है वो 2200
बीसी के आसपास का है, लगभग ईसा से 2200 साल पहले का है। और इसमें अरिसेन और सोमसेन जैसे क्या है, वैदिक जो संस्कृत जैसे नाम हैं उनका प्रयोग किया गया है। उसके बाद जो दूसरा मुख्य अभिलेख है वो है आपका बोगज कोई अभिलेख, बहुत महत्वपूर्ण है। बोगज कोई अभिलेख, यह लगभग 14वीं ईसा पूर्व का है और इसमें दो वंश के राजाओं के बीच में लड़ाई होती है और उसमें फिर संधि होती है। तो संधि के संदर्भ में इसमें वैदिक कालीन जो देवता हैं उनका उल्लेख किया गया है। तो इसमें जो मितनी राजा है और हत्ती राजा है, हित्ती राजा है और मितनी राजा है। आपको राजाओं के नाम याद नहीं करने हैं क्योंकि यह कभी नहीं पूछा गया है। आपको सिर्फ ये पूछा गया है कि इस बोगज कोई अभिलेख कहाँ से मिला है। ये तुर्की से मिला है। तुर्की कभी कभी एशिया माइनर शब्द का भी प्रयोग करते हैं, एशिया माइनर। तो एशिया माइनर से यह अभिलेख मिला है, बोगज कोई अभिलेख, और इसमें दो राजाओं के बीच संधि का उल्लेख है। और संधि के संदर्भ में 4 देवी देवताओं का उल्लेख है, वो है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इनको अश्विन कुमार भी कहा जाता है। तो इन 4 देवताओं का उल्लेख किसमें है, एशिया माइनर के यानी टर्की के एक अभिलेख में मिलता है। और ईरान का एक बहुत जो पारसी धर्म का जो ग्रंथ है जैन अवेस्ता, जैन अवेस्ता, कभी अवेस्ता भी लिख देते हैं, अवेस्ता, ये ऋग्वेद से सबसे ज्यादा साम्य रखने वाला ग्रंथ है और उतना ही लगभग उसके कुछ समय बाद का प्राचीन माना जाता है। और इसमें भी वैदिक आर्यों जैसा ही, संस्कृत जैसी ही भाषा का प्रयोग किया गया, काफी सिमिलरिटी है इनमें। तो इस अभिलेख से भी यह सिद्ध होता है कि आर्य जो थे वो ईरान क्षेत्र से भारत में आए थे। कौन सा अभिलेख है, बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई एशिया माइनर में एक और अभिलेख मिला है जिसका है किक्कुली अभिलेख। यह अभिलेख भी टर्की में मिला है, एशिया माइनर क्षेत्र से ही मिला है और लगभग इतना ही पुराना है जितना कि आपका बोगज कोई है, लगभग थोड़ा बहुत बाद का होगा बस। और इसमें पहली बार संस्कृत के एक बर्तन, पंचवर्तन, त्रिवर्तन, इस तरह के संख्यात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है। और इसका जो विषय है वो घुड़दौड़ है। तो घुड़दौड़ इसका विषय है और इसमें एक बर्तन, तीन बर्तन, पंचवर्तन, सप्तवर्तन, इस तरह के संख्यात्मक शब्दों का उल्लेख हुआ है। तो ये दोनों ही अभिलेख ये बताते हैं कि ईरान से ही भारत में आर्यों का आगमन हुआ होगा। तो काफ़ी हद तक यह बात मानी जाने लगी है कि मध्य एशिया का ही कोई क्षेत्र होगा जहाँ से आर्य विभिन्न दिशाओं में गए और उसी स्थान के जहाँ जहाँ वो गए उनकी भाषा, संस्कृति, सब कुछ धीरे धीरे बदला स्थानीय लोगों के प्रभाव से और फिर नवीन भाषाओं का विकास हुआ। तो ये था कि आर्य कहाँ के रहने वाले थे। तो ये प्रश्न आज भी चलता रहता है विवादों में। तो इसी से संबंधित देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। अब तो भारत में जब आर्यों का आगमन हुआ तो उन्होंने किस क्षेत्र में अपना निवास स्थान बनाया। आर्य जो ऋग्वैदिक काल है, जो आर्य प्रारंभिक वैदिक काल है, उसमें जो आर्यों का जीवन है वह एक कबायली संरचना पर आधारित है। आर्य लोग अपने पशुओं को उनकी जो अर्थव्यवस्था थी या उनकी जीवन था वो पशुपालन पर ज़्यादा आधारित था और वे अपने चरागाहों की तलाश के लिए इधर उधर संचरणशील रहा करते थे। तो भारत में भी उनका आगमन हुआ और भारत में एक बहुत बड़े क्षेत्र में उनका विस्तार धीरे धीरे होता चला गया। समय के साथ वो स्थायी जीवन जीने लगेंगे और फिर आगे विकास होगा। तो आर्य जब भारत में आए तो उनकी जो ऋग्वेद है उसमें नदियों का, समुद्र का, पर्वतों का उल्लेख किया गया है। तो उसके आधार पर हम क्या जानते हैं,
प्रयास करते हैं कि उनका जो निवास स्थान क्षेत्र जो आरंभ में आने के बाद बसने का क्षेत्र था वो कौन सा था। जैसे ऋग्वेद में एक नदी सूक्त मिलता है 10वें मंडल में। कौन सा? 10वें मंडल का नदी सूक्त। तो उसमें नदी सूक्त में 19 नदियों का उल्लेख है। ये कौन से मंडल में है? 10वें मंडल में है नदी सूक्त। तो उसमें नदी, ये 10वां मंडल है और इसमें 19 नदियों का उल्लेख है, जिसमें आपके अंतिम नदी कौन सी है? गोमती। जो अंतिम उल्लेखित नदी नदी सूक्त में है वो है आपकी गोमती। नदी सूक्त में व्यास नदी का उल्लेख नहीं किया गया है। और इस सूक्तों और ऋग्वेद के कुछ और सूक्तों के आधार पर एक बहुत लगभग 30 नदियों का जिक्र जो है वो ऋग्वेद में किया गया है। उन्हीं के आधार पर हम इसके भौगोलिक विस्तार को, जो आर्यों का भौगोलिक विस्तार है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम, जो आपके भूगोल को क्यों महत्वपूर्ण है। तो जैसा मैंने बताया, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नाम उल्लेख होता है। कौन कौन से 4 देवता बताए मैंने? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। 4 देवता बताए। कभी कभी नासत्य की जगह अश्विन कुमार भी लिख दिया जाता है। उसके बाद कौन सा ईरान से भारत के आगमन की सूचना देता है? वह भी आवज भोगज कोई अभिलेख है। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख वैदिक देवताओं का वर्णन है, भोगज कोई अभिलेख है। निम्नलिखित किसने आर्यों के आदि देश के बारे में बताया? तो इनमें से किसने बताया था? बाल गंगाधर तिलक ने। कौन सा क्षेत्र बताया था? कौन सा बताया था? द आर्कटिक होम ऑफ वेदाज किताब लिखी थी और आर्कटिक उत्तरी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र को उन्होंने बताया था। ठीक, तो अब ये जैनदेव अवेस्ता है और इसकी बहुत सारी समानता है। जैसे अवेस्ता में जैसे हम कहते हैं सप्त सिंधु, आर्य कौन से क्षेत्र में रहते थे? सप्त सिंधु क्षेत्र में, 7 नदियों के क्षेत्र में। और जैनदेव अवेस्ता में क्या मिलता है? हप्त हिंदू, हप्त हिंदू। ये सा को हा बोला करते थे। तो इस तरह का काफी समानता है। तो ऋग्वेद और अवेस्ता, तो अवेस्ता किसका है? ईरान क्षेत्र का धार्मिक ग्रंथ है। अब ऋग्वेद, जब बहुत सारे विद्वानों ने ये कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता और आर्यों की सभ्यता एक ही थी, तो उसको लेके काफी मैंने आपको जब हड़प्पा सभ्यता बताई थी तो उसी में समझा दिया था इस बात को कि कौन सी आर्य सभ्यता एक ग्रामीण एक कबायली संरचना पर आधारित थी। वो निरंतर गतिमान बने रहते थे, चलते रहते थे, थोड़ा दिन कहीं रुके, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ जाते थे। लेकिन आपकी वो जो सिंधु सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। तो ये आईएएस का प्रश्न है, पहले वैसे ही बड़े बड़े बनाता है वो। ऋग्वैदिक कालीन आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में अंतर बताना है। कौन सा कथन सही है? सही बताना है। ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और शस्त्र हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोगों में इनके उपयोग के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यह बात सही है कि आर्यों के जीवन में युद्धों का बहुत महत्व था। वो क्योंकि गतिशील थे तो उनके जो लोगों को युद्धों का ज़्यादा सामना करना पड़ता था। मैं जब आपको धर्म बताऊंगा, राजनीति बताऊंगा ऋग्वैदिक कालीन, तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा। तो उनके में कवच, कुंड, तलवार, इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रयोग देखने को मिलता है। घोड़ा, रथ, इस तरह की चीज़ें। और सिंधु घाटी की सभ्यता, जैसा कि कुछ विद्वानों का कहना है क्या कि सिंधु में या तो पुरोहित वर्ग का शासन था या व्यापारी वर्ग का शासन था, और वहाँ पे सिंधु में ऐसी बहुत खतरनाक तलवारें, खतरनाक चाकू जिसमें अच्छे बने हुए हों, उस तरह की चीज़ें नहीं मिलती हैं। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और तांबा का ज्ञान था, सही बात है। जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे, देखिए लोहे का ज्ञान जो है वो सिंधु घाटी के लोगों को नहीं था। तांबा है, टिन है, सोना है और चांदी है। तो ये गलत हो जाएगा, इस वजह से ये सही नहीं है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, बिल्कुल सही बात है। उनका जो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वो घोड़े का भी है। जबकि इस बात को कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोगों को पशु जानते थे। देखिए साक्ष्य नहीं है ऐसा तो कहना संभव नहीं है, लेकिन बहुत
जो साक्ष्य हैं वो पूरी तरह से डिफाइन नहीं है कि हाँ एकदम वो है घोड़े के। तो इसका जो केवल एक आंसर होगा जो एकदम क्लियर है कि ए आंसर होगा इसका। तो ये आपके जो प्रश्न थे वह ऋग्वैदिक कालीन लोग जो आर्य हैं उनके आगमन से, उनके मूल स्थान से संबंधित थे। अब वो जब इस क्षेत्र में आके बस गए, वो क्षेत्र कहाँ से लेके कहाँ तक का था वो उनकी नदियों के आधार पर ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो ये ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं। प्राचीन नाम जो ऋग्वेद में यूज किया गया है, उपयोग किया गया है, और आधुनिक कौन सा नाम है। तो अस्किनी यानी चिनाब। यह प्रश्न जो है ना बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये नदियों वाला जो प्रश्न है वो सबसे ज़्यादा पूछा गया है आपके वैदिक सभ्यता वाले उसमें। दूसरा जो प्रश्न पूछे गए हैं वो वैदिक साहित्य से पूछे गए हैं। उपनिषद हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, या किस उपनिषद में क्या कहा गया है, किस वेद में क्या कहा गया है। तो वो वैदिक साहित्य एक अलग से मैं टॉपिक कराऊंगा, तो उसमें उस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा कि वैदिक साहित्य में क्या क्या शामिल है और किस किस में क्या क्या दिया हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा प्रश्न उसी से पूछे गए हैं। उसके बाद बिपाशा, ब्यास नदी। तो इनकी जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए ये सिंधु नदी बहती है, ये जो क्षेत्र है। तो आपकी जो सिंधु नदी है ये वाली, तो इसमें कुछ नदियां ऊपर से हैं पश्चिम से, और 5 तो आप जानते ही हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये हैं। तो इन्हीं के नाम उन्होंने ऋग्वेद में दिए हैं। तो इसमें जो नाम दिए गए हैं आपको, तो ये कुभा, क्रमु, गोमती और स्वात, ये 4 नदियां जो हैं वो जो सिंधु नदी है उसके पश्चिम की हैं और सिंधु की सहायक ही हैं। तो कुभा मतलब काबुल नदी, काबुल जगह का भी नाम है, अफगानिस्तान की राजधानी भी है। कुर्रम, क्रमु, गोमती को आप ये वाली गोमती, गंडक गोमती वाला ना समझ लीजिएगा, ये आपकी गोमती जो है वो गोमल है। और अंतिम नदी है किसमें वर्णित? पुरुष नदी सूक्त में वर्णित। नदी सूक्त कौन से मंडल में है? 10वें मंडल में है। सुवास्तु स्वात नदी। इसके बाद सतलज, सतुद्री, दृशदती, चोतांग नदी। तो ये परुष्णी, रावी। परुष्णी बहुत महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि जब मैं राजनीतिक स्थिति बताऊंगा तो बताऊंगा कि उसमें 10 राग युद्ध हुआ था, 10 राजाओं का युद्ध, तो वो परुष्णी नदी के किनारे ही हुआ था। उसके बाद वितस्ता यानी झेलम। यह बहुत महत्वपूर्ण है और आपको याद करने ही पड़ेंगे। ये 10 या 11 नदियों के नाम हैं जो उनके प्राचीन और नवीन नाम से पूछे जाते हैं। तो ये देखते हैं, तो देखिए, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अब जो थोड़ा सा और बताता हूं मैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि देव, ब्रह्मर्षि देश, आर्यावर्त, इस तरह के शब्द पढ़े होंगे। तो सरस्वती और दृशदती, जिसको चौतांग नदी कहा गया है, तो सरस्वती और दृशद्वती नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो ब्रह्मावर्त कहलाता था। क्या कहलाता था? ब्रह्मावर्त कहलाता था। और जो गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र है, गंगा और यमुना, इनके जो बीच का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? ब्रह्मर्षि देव या अंतर्वेदी, या अंतर्वेदी। इसके बाद आर्यावर्त, जो आपका पूरा हिमालय से लेके विंध्याचल तक का क्षेत्र है, जो ऊपर की जो गंगा यमुना दोआब का मैदान है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का पूरा मैदान, उत्तर वैदिक काल में जब आ जाएंगे तो उनका विस्तार जब बिहार तक हो जाएगा या बंगाल तक होने लगेगा, तो पूरा जो आर्यों से आवर्त हो गया क्षेत्र वो क्या कहलाया? आर्यावर्त कहलाया। तो
इसके बाद जैसे एक सरस्वती नदी है जिसकी बहुत चर्चा की जाती है। यह वैदिक काल की सबसे ज़्यादा, अगर वैदिक काल ऋग्वेद में जिस नदी का जिक्र हुआ है वो तो है सिंधु नदी। सबसे ज़्यादा किसकी चर्चा हुई है? सिंधु नदी का शब्द आया है ऋग्वेद में। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है वो है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को, एक सरस्वती नदी सूक्त अलग ही है, छठवें मंडल में है, और इसमें नदी तमा, सरस्वती को क्या कहा गया है? नदी तमा, नदियों में श्रेष्ठ, नदी अग्रवर्ती, नदियों में आगे रहने वाली, सप्त सिंधु की जननी, सप्त सिंधु जननी नदी तमा। तो इस तरह सरस्वती, और उसको वाक विद्या और की दायनी भी कहा गया है, जननी भी कहा गया है, विद्या की और वाक यानी ध्वनि की। तो इस तरह सरस्वती की बहुत महिमा है उस सूक्त में। तो यही प्रश्न पूछा गया है कि सरस्वती किस नदी को नदी तमा, नदियों में श्रेष्ठ या अग्रवर्ती नदी कहा गया है? वो है आपका सरस्वती नदी को कहा गया है। इसके अतिरिक्त जो ऋग्वेद है उसमें गंगा का एक बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। तो इस तरह से जो आपका ऋग्वैदिक आर्यों का क्षेत्र है, ऋग्वैदिक आर्यों का, वो कहाँ से? अफगानिस्तान से लेके आपके गंगा यमुना दोआब का ऊपरी जो क्षेत्र है वहाँ तक माना जाता है। और उसमें जो महत्वपूर्ण, जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र है वो सरस्वती नदी घाटी वाला क्षेत्र है। और सरस्वती नदी के किनारे ही ऐसा माना जाता है कि वैदिक ऋचाओं की रचना हुई थी। इसके बाद उत्तर वैदिक काल आएगा, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था आदि के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उससे संबंधित प्रश्नों को हम क्या करेंगे? बाद में करेंगे। तो अभी ये आपके प्रश्न चल रहे थे। नदी तमा, देवी तमा संबोधित किया गया है किसको? सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राज्यों का युद्ध किसके किनारे लड़ा गया था? परुष्णी नदी यानी रावी नदी के किनारे। वैदिक नदी अस्किनी यानी चेनाब। ये वो क्षेत्र है जो आपका ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का क्षेत्र है। ठीक है, ये उत्तर वैदिक काल में जब वो आगे बढ़ते हुए आपके नालंदा और कहाँ तक पहुंच जाएंगे? बिहार तक पहुंच जाएंगे, गंडक नदी तक, तब का है। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं राजनीतिक ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक संरचना या राजनीतिक जीवन या संरचना या जो भी है। तो ऋग्वेद से हमें जिस व्यवस्था की जानकारी मिलती है, जिस तरह का उनका रहन सहन वो है, वो एक कबायली संरचना पर आधारित है। और आप जानते हैं कि कबायली संरचना होती है वो कबायली, तो जो कबीला होता है उसमें क्या होता है? उसमें राजा जो होता है, जो कबीले का प्रधान होता है, वह बहुत ज़्यादा शक्ति धारण नहीं करता है। उसकी ना तो कोई पृथक नौकरशाही होती है, ना कोई पृथक सेना होती है। राजा जो है वो सिर्फ उसका जो दायित्व होता है वो क्या होता है? कबीले की सुरक्षा करना है और कबीले के लिए युद्ध लड़ना है। उसके अतिरिक्त जो भी अन्य कार्य जो होते हैं वो कबीले की परिषदें या समितियां किया करती हैं, संस्थाएं किया करती हैं। कबीले की जो संस्थाएं हुआ करती हैं वो, कबीले में समानता का तत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। राजा का प्राय क्या होता है? जो उसमें प्रतियोगिता होती है, उसमें जो जीतता है वो राजा बनता है। जो कबीले का प्रमुख है वो उस समय क्या कहलाता था? राजा कहलाता था, राजन। तो यह एक कबीले का राजा के समान है। उसमें इसके ना तो कोई न्यायिक अधिकारों का उल्लेख है राजा के, सिर्फ इसका मेन दायित्व क्या है? कबीले की रक्षा करना है और कबीले की के लिए युद्ध करना है। उसके बाद राजा का ना तो रक्त संबंध से पृथक नौकरशाही है और ना ही उसकी अपनी निजी सेना है। जब भी युद्ध होता है तो पूरा का पूरा कबीला ही युद्ध में भाग लेता है। इसके अतिरिक्त राजा के किन्हीं दायित्वों का उल्लेख किसी भी ऋग्वेद में नहीं मिलता है। ना तो बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करता है अभी, तो राजा की शक्ति बहुत सीमित है। इसके अतिरिक्त राजा के बाद अगर हम बात करते हैं
तो संस्था, ऋग्वैदिक कालीन में जो कबायली संस्थाएं हैं उनमें सभा, समिति और बेदत, बेदत, सभा और समिति, इनका उल्लेख मिलता है। बेदत जो है वो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी और इसका उल्लेख ऋग्वेद में इन दोनों से बहुत ज्यादा बार हुआ है। सभा और समिति का कम हुआ, बेदत का ज्यादा प्रयोग हुआ है। यह एक सामान्य सभा प्रकार की थी जिसमें कबीले से संबंधित लगभग सभी निर्णय किए जाते थे। मुख्यतः इसका जो कबीले ने जो लूट में जो माल मिला है, हराने के बाद किसी अन्य लोगों को हराने के बाद जो वो है उसके बंटवारे को लेके वो भी यही निर्णय किया करती थी। तो बेदत सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी इस समय, ऋग्वैदिक काल में सबसे ज्यादा उल्लेख है। उसके बाद सभा, सभा के जो सदस्य होते थे वो सभ्य कहलाते थे, उच्च कुलीन होते थे, यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण जो परिवारों के हेड मुखिया होते थे वह सभा में बैठते होंगे। तो सभा कुलीनों की सभा थी। एक समिति एक इसी तरह की सभा थी जिसमें ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व था। सभा हो और बेदत हो, इन दोनों में स्त्रियों की भागीदारी स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। ऋग्वैदिक कालीन में समिति में बहुत कम उल्लेख नहीं मिलता है ना ऐसा, लेकिन सभा के संदर्भ में स्त्रियों के होने का उल्लेख मिलता है। समिति का जो प्रमुख है वो क्या कहलाता था? ईशान, और यह मुख्यतः राजा के निर्वाचन से जुड़ी हुई थी, राजा का निर्वाचन। हालांकि ऋग्वैदिक कालीन जो ऋग्वेद में जो राजाओं के नाम दिए हैं उनसे यह स्पष्ट होता है कि राजवंश जो है वो क्या है, आनुवांशिक हो चुका था। जनरली राजा का बेटा ही राजा बन रहा था और आनुवांशिकता उसमें आ गई थी। तो यह थी। उसके बाद जो उनकी राजा अभी कोई कर नहीं लेता था, कोई कर नहीं लगता था। एक स्वैच्छिक कर होता था, बलि। ये कौन सा कर है? स्वैच्छिक। एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि राजा को नेतृत्व करना है तो अपने जो चाहे पशुपालन का काम हो या थोड़ा बहुत कृषि करना हो तो राजा तो वो सब नहीं कर पाएगा। तो कबीले के लोग उसको क्या करते थे, एक स्वैच्छिक उपहार बलि दिया करते थे जिससे उसके परिवार का पूरे भरण पोषण चलता था। तो यह स्वैच्छिक होता था, अनिवार्य नहीं था। तो कर कोई स्पष्ट कर व्यवस्था भी नहीं थी। तो इस तरह की राजनीतिक व्यवस्था उस समय विद्यमान थी। जो सबसे प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई है, प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई है उसमें था कुल। कुल माने परिवार, और इसका हेड कौन होता था? कुलप। उसके कुल के ऊपर जो होता था, कुल से जो बड़ा होता था वो होता था ग्राम, और ग्राम से बड़ा होता था ग्रामणी, प्रमुख अधिकारी। उसके बाद है विस, क्या हो गया? विस्पति। और उसके बाद होता था जन, जन माने पूरा कबीला, पूरा कबीला। तो इस तरह का प्रशासन हमें दिखाई देता है, लेकिन ये भी बहुत स्पष्ट क्लियर नहीं कह सकते क्योंकि पूरा का पूरा कबीला एक साथ ही चल रहा है। तो ये था। और राजा को जनस्य गोपा का भी कहा जाता था, अपने जन का पालन करने वाला, जनस्य गोपा। तो ये है राजनीतिक व्यवस्था। अभी थोड़ा सा और, राजाओं को अच्छे चरागाह के लिए या उस अपने लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो उस वजह से क्या हुआ, एक 10 राज्य 10 राजाओं का युद्ध, एक 10 राज्य यानी 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है जिसमें बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, जिसमें नदी को लेके युद्ध हुआ है। शायद इतिहास में पहला एग्जाम्पल है ये कि जिसमें नदी को लेके राजाओं के बीच में युद्ध हुआ हो। तो इसमें जो 10 राग यानी 10 राजाओं का युद्ध है, इसका मेन मुख्य मुद्दा था सरस्वती नदी पर नियंत्रण। तो उसको लेके 2 वंश हैं, एक तो भरत कुल है जिस पे नाम पे आप भारत पड़ा है, और इसका जो राजा है उसका नाम है सुदास।
और दूसरी तरफ है आपका पुरुवंश, और इसका जो राजा है पुरुकुत्स। इसके जो पुरोहित हैं वो है विश्वामित्र, और इनके जो पुरोहित हैं उनका नाम है वशिष्ठ। तो पुरुकुस जो है वो भरत कबीले से लड़ाई होती है, और इसमें 5 अनार्य कबीले भी किसकी तरफ से शामिल हुए थे, पुरुवंश की तरफ से शामिल हुए हैं। तो 5 कबीले नाम तो पूछे नहीं है, लेकिन अकीन, सिबी, बिसाड़ी, वो 5 नाम हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस तरह उनके नाम पूछें, लेकिन वो हैं अकीन, पख्त, भलानस, सिवी और बिसाड़ी। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है ज़्यादा, लेकिन इतना तो है कि उसमें अनार्य भी शामिल थे। आर्यों के बीच में युद्ध है, और उसमें एक कबीला अनार्य कबीलों की भी सहायता लेता है। तो यह रावी नदी के किनारे, यानी परशुनी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसमें भरत के राजा सुदास की विजय होती है, और पुरकुत्स जो है वो संभवतः युद्ध में मारा जाता है। इसी बात फिर क्या होता है, तो भरत कबीले का पश्चिम उत्तर भारत में बहुत बड़ा क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, और संभवतः भरत जो नाम है, भारत जो नाम पड़ा है भारत का, वह इसी कबीले के नाम पे पड़ा हुआ है। और राजनीतिक व्यवस्था में नहीं है। उसके बाद हम समाज की चर्चा, राजनीति के बाद समाज की चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। उसमें मैंने ये बताया कि अभी वो संचरणशील थे, पहले बताया था मैंने कि वो तो कबीलाई संरचना थी, तो राजा अपने कबीले के नाम से ही जाना जाता था, यानी राजा की जो पहचान होती थी वो इस पहचान थी कि वो किस कबीले का प्रमुख है। और इस समय जो राज्य की अवधारणा है, राज्य, यह जन आधारित है, यानी जन माने लोगों पर आधारित। अभी भूमि आधारित राज्य की संकल्पना नहीं आई है कि यह क्षेत्र मेरा है और मैं इस क्षेत्र का राजा हूं। राजा किसी क्षेत्र पर दावा नहीं कर रहा है कि मैं इस पूरे क्षेत्र का, इतने गांव का, इतने क्षेत्र का राजा हूं। राजा अभी कबीले से जुड़ा हुआ है, वह जन का राजा है। जन माने कबीला, उसकी जो पहचान है वो कबीले पर आधारित है। भूमि आधारित राज्य की अवधारणा अभी नहीं आई है, वो आएगी उत्तर वैदिक काल में, जब जन क्या है वो जनपद में बदल जाएगा, ये जनपद हो जाएगा। और फिर और आगे बढ़ेंगे तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आपको मिलेंगे महाजनपद। इस तरह से विकास हुआ है। तो ऋग्वैदिक समाज पे चलते हैं थोड़ा सा। मैंने बताया कि कबीलाई जो समाज होता है उसमें समानता का तत्व बहुत ज़्यादा होता है, और ऋग्वैदिक कबीला भी उसी तरह का है। इसमें समता मूलक समाज है, बहुत ज़्यादा समानता है। वर्ण व्यवस्था अभी स्थापित नहीं हुई, जो बाद में स्थापित हुई। हालांकि पुरोहित आपके क्षत्रिय और विश्व, अन्य लोग, इस तरह का थोड़ा सा विभाजन। कुछ लोग पुरोहित का काम करते थे, कुछ क्षत्रिय में सुरक्षा वगैरह में लगे हुए थे, और बाकी पूरा कबीला। अभी शूद्र की अवधारणा नहीं आई है। शूद्र और वैश्य का जो सबसे पहले मिलता है वो वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं हम। वर्ण व्यवस्था तो वो आपके पुरुष सूक्त में मिलता है। ये कौन से में? 10वें मंडल में, 10वें मंडल में। तो इसी सूक्त में पहली बार और केवल एक बार पूरे ऋग्वेद में, एक बार वैश्य शब्द का और एक बार शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। इस पुरुष सूक्त में यह बताया गया है कि एक विराट पुरुष की यज्ञ के माध्यम से बलि दी जाती है। और भी बहुत कुछ है, क्या क्या बना था, लेकिन उसके सिरोभाग से कौन बने? ब्राह्मण, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय, उसके उदर भाग से वैश्य और पैरों से शूद्र बने।
तो इस तरह का उसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति को दिखाया गया। निश्चित तौर पर यह बाद की घटना है, उत्तर वैदिक काल जब शुरू हो रहा होगा उसी के आसपास की यह घटना है, लेकिन अभी वर्ण व्यवस्था उतनी तरह स्थापित नहीं थी ऋग्वैदिक काल में। उसके बाद जो व्यवसाय है वह कैसा था, कर्म आधारित। वर्ण में क्या है, अभी कठोरता नहीं है। जैसे पुरोहित जो ब्राह्मण वर्ण वर्ण है उसका जरूरी नहीं कि ब्राह्मण से शादी हो, उसकी छत्री में भी शादी हो सकती है। जैसे कि अगस्त्य ऋषि हैं, उनकी जो पत्नी थी वो छत्री थी, ऐसे ही छत्री लड़के की शादी पुरोहित वर्ण से हो सकती है। तो इस तरह के अनुलोम और प्रतिलोम विवाह देखे जा सकते हैं, कोई वर्ण कठोरता नहीं थी। इसी तरह अंगीरस ऋषि हैं एक, अंगीरस, ये अपने आप को ये कहते हैं कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अन्न पीसती है और हम तीनों ही धन की कामना करते हैं। तो व्यवसाय भी जो है वो क्या है, अभी जन्म आधारित नहीं है या वर्ण आधारित नहीं थे। कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण को का कार्य अपना सकता था। जैसे विश्वामित्र का ही वो है, वो छत्री थे और ब्रह्म ऋषि बने। तो वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं है, अभी पूरी तरह स्थापित नहीं है। गोत्र की अवधारणा उत्तर वैदिक काल की है, लेकिन गोत्र का मतलब होता है जहाँ उस पूरे परिवार का गौ संबंधी जो धन है यानी कि पशुपालन संबंधी वो रखा जाता था, उसी से गोत्र बना। तो वर्ण व्यवस्था में ये सब चीजें हैं। वर्ण व्यवस्था के बाद हम आते हैं जो पितृसत्तात्मक, जो ऋग्वैदिक कालीन समाज है उसमें परिवार का मुखिया कौन होता था, पिता होता था। तो ये पितृसत्तात्मक समाज है, जो पूरी सत्ता होती थी वो पिता से उसके पुत्र को मिलती थी, पुत्र के बाद उसके पुत्रों को मिलती थी। महिलाओं को मतलब सम्मान था, सब कुछ था, लेकिन जो महत्वपूर्ण निर्णय होते थे, जो सब कुछ निर्णय वो परिवार के मुखिया के डिपेंड करते थे, वो पुरुष होता था। तो पितृसत्तात्मक समाज था। पिता का अपने पुत्रों के प्रति इसने सदैव हर काल में रहा है। यद्यपि ऋग्वेद में सुनह से वो है, तो अपने पुत्र को बेचने का इसमें अब क्या है उल्लेख मिलता है। और भी कुछ एक दो हैं एग्जाम्पल जिसमें पिता कठोर हो गया है, लेकिन पिता जो है वो अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी प्रकार से करता था, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। उसके बाद स्त्री है, स्त्री दशा। संभवतः इस काल में स्त्रियों की स्थिति पूरे इतिहास में अगर हम देखें तो सबसे अच्छी थी। स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था, यानी कि उन्हें शिक्षा दी जाती थी, वो गुरुकुल में पढ़ने जाया करती थी, और बाल विवाह नहीं होते थे, बाल विवाह नहीं होते थे, सती प्रथा नहीं होती थी, उनको शिक्षा मिलती थी। कुछ स्त्रियां चाहें तो वो गृहस्थ जीवन ना जी के तो वो अपना अलग से जो शिक्षा व्यवस्था है उसी से जुड़ी रहें और किसी से जुड़ी रहें, तो ऐसी भी व्यवस्था थी। स्त्रियों को बहुत सारे अधिकार थे, स्वयंवर वगैरह प्रथा टाइप की हुआ करती थी, वो अपने वरों को चुना करती थी। स्त्रियां सभा और विदत दोनों में भाग लिया करती थी, उन्हें राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त थे। इसके अतिरिक्त एक प्रथा है क्या है आपका, विधवा विवाह, या ये भी प्रचलित थे। और एक व्यवस्था थी जिसको कहा जाता है उपनयन होता था, विधवा विवाह हो गया, उसके अलावा है आपका एक, अगर किसी महिला का पति युद्ध में या किसी तरह एक्सपायर हो गया हो तो वह संतान प्राप्ति के लिए अपने देवर या देवर तुल्य व्यक्ति से क्या है संतान प्राप्ति तक संबंध स्थापित कर सकती थी। तो काफी ज्यादा मतलब व्यवस्था खुली व्यवस्था थी, महिलाओं का बहुत अधिकार मिले हुए थे। व्यक्ति तभी पूर्ण माना जाता था, यज्ञ करने का अधिकारी होता था जब उसकी शादी हो जाती थी और पत्नी साथ में यज्ञ में बैठा करती थी। इसके अतिरिक्त जो जो मैंने बताया आजीवन विवाहित रहती थी उनको अमाजू कहा जाता था, और इनको अपने पिता की संपत्ति में अधिकार भी मिला हुआ रहता था। इसके बाद आपका बहुत सारी महिलाओं को अधिकार हैं, और जो मेन जो पॉइंट है वह है कि ऋग्वेद के
कुछ सूक्त महिलाओं द्वारा लिखे गए हैं, यह बहुत बड़ी बात थी। आज कुछ लोग यह कहते हैं कि महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि जब वेद को, ऋग्वेद को लिखने में महिलाओं की भूमिका है, तो उन्हीं को कैसे रोका जा सकता है कि वो वेद न पढ़ें। तो इस तरह की बहुत गलत अवधारणा है। और लगभग ऋग्वेद में ही 20 ऐसी महिलाओं के नाम हैं जो पढ़ी लिखी थी और अच्छा ज्ञान रखती थी, जिसमें मैं आपको कुछ बताऊं। लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, सच्ची, कच्छावृत्ति, ये कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने ऋग्वेद के कुछ सूक्तों की रचना की है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। उसके बाद हम अगली क्लास में मिलेंगे। तो इनकी आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था हो चुकी है। आर्थिक व्यवस्था के बारे में और धार्मिक जीवन के बारे में विचार करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे उत्तर वैदिक काल की ओर। फिर उत्तर वैदिक काल से संबंधित कि ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में कितना परिवर्तन आता है। ऋग्वेद का जो काल माना जाता है वो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, और इनका जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। तो इसमें बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन होंगे, बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन होंगे, बहुत सारे धार्मिक परिवर्तन होंगे। उन सब की चर्चा करेंगे और प्रश्नों को भी विश्लेषित करेंगे। मेरा उद्देश्य सिर्फ घटना चक्र के प्रश्न कराना नहीं है, क्योंकि हमने जब शुरुआत इस चीज़ की थी तो हमने यह भी मान के चला था कि भविष्य में भी प्रश्न आते हैं, तो हमें उनको भी ध्यान में रखना है कि कौन कौन से संभावित प्रश्न आ सकते हैं। तो हम केवल उस जानकारी को नहीं दे रहे हैं जो घटना चक्र में दी हुई है प्रश्नों के संदर्भ में केवल। तो इधर उधर जो भी और जानकारी है उसको भी आपको दिया जा रहा है, जिससे कि आप घटना चक्र के साथ साथ उस जानकारी को प्राप्त कर सकें जिससे आपके आने वाले प्रश्न संबंधित हैं। जैसे बोगज कोई अभिलेख है, कई बार पूछा जा चुका है, तो संभव है कि कुल ही अभिलेख पूछ लिया जाए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, जैसे नदियों के नाम हैं वो पूछे जाते रहते हैं, लेकिन नदियों के बारे में जो कुछ दिया हुआ है, केवल एक ही क्वेश्चन आया, नदी तमा किसको कहा गया है। क्या यह आवश्यक नहीं है कि उससे जुड़ा हुआ कोई दूसरा भी प्रश्न आ जाए? तो इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो अभी तक अछूते हैं, उन क्षेत्रों से कम पूछे गए हैं, लेकिन हमें उनको भी पढ़ना है, उनको भी ध्यान में रखना है, जिससे कि वो पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो सके और कोई भी अगर प्रश्न बने तो प्रारंभ परीक्षा से बाहर, हमसे बाहर ना जा सके। तो अगले के लिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वैदिक काल पर चर्चा करेंगे फिर दोबारा। ठीक।